आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर की और खास करके मुंबई जोन की। इस वीडियो में आपको जीएसटी के बारे में पूरा अच्छे से कच्चा चिट्ठा सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि डिपार्टमेंट में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, कहां कहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है मुंबई की अगर हम बात करें। और तीसरा है कि अगर ट्रांसफर होगा तो वो कितने सालों में होगा। फिर आईजीटी का क्या करंट सिनारियो है। ये तमाम तरह की बातें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। 15 से 20 मिनट जो है आपको ध्यान से समझना है तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जीएसटी इंस्पेक्टर और खास करके मुंबई के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। तो सबसे पहले जैसे ही सीबीआईसी जो है आपको जोन अलॉट करती है, सीबीआईसी जो है आपको जोन अलॉट कर दिया और इस जोन को अगर हम माने कि मुंबई जोन ही मुझे मिला है तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कि जोन कितने होते हैं। तो जोन जो है टोटल 21 जोन है पूरे इंडिया में। 21 जोन है पूरे इंडिया में। इस 21 जोन में से आपको अगर मुंबई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी आपने चॉइस दिया होगा और जो आपका रैंक होगा, रैंक और आपका चॉइस दोनों को मैच कराते हुए 21 जोन में से कोई भी जोन आपको अलॉट कर दी जा सकती है। ये हो गया। अब जैसे ही आप मुंबई जोन आते हैं, मुंबई जोन आपको अलॉट हो गया, तो अब मुंबई जोन से आप कहां कहां जा सकते हैं, कहां कहां पोस्टिंग आपकी हो सकती है। उसके लिए है कि 21 कमिश्नरेट जो है ये आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मतलब अगर मुंबई जोन मिलता है तो आपकी पोस्टिंग 21 कमिश्नरेट में से कहीं पर भी हो सकती है। तो ये 21 कमिश्नरेट कौन कौन से हैं, उस कमिश्नरेट में डिवीजन कहां कहां होता है, रेंजेस क्या करता है, उसका लोकेशन क्या है, ये तमाम तरह की बातें हम लोग अभी इसमें देखेंगे। देखिए 21 कमिश्नरेट की अगर हम बात करें तो देखते हैं हम लोग कि पहला जो कमिश्नरेट है वो है बेलापुर में। बेलापुर एक जगह है नवी मुंबई में, वहां पर जो है आपको पोस्टिंग मिल सकती है, बेलापुर। दूसरा है भिवंडी। भिवंडी एक एरिया है जो कल्याण के आसपास है, वहां पर आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। तीसरा है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। चौथा है मुंबई ईस्ट। मुंबई ईस्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और पांचवा है मुंबई वेस्ट। मुंबई वेस्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। छठे की बात करें तो मुंबई साउथ नाम से एक कमिश्नरेट है, मुंबई साउथ, वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नवी मुंबई में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एक कमिश्नरेट का नाम है नवी मुंबई जीएसटी ऑफिस, वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 5-6, मुंबई साउथ हो गया, मुंबई वेस्ट हो गया, मुंबई ईस्ट हो गया, मुंबई सेंट्रल हो गया, उसके बाद भिवंडी हो गया, बेलापुर हो गया। 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। नेक्स्ट है पालघर। ये 7 के बाद जो है ये है पालघर, एक जगह है पालघर, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पालघर जो है वो 8वां हो गया। 8 के बाद अगर 9वें कमिश्नरेट की बात करें तो वो है रायगढ़। रायगढ़ में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रायगढ़ के बाद जो है थाने कमिश्नरेट है, वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। थाने रूरल के नाम से एक कमिश्नरेट है, यहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। 12 की अगर हम बात करें तो मुंबई ऑडिट, ये मुंबई ऑडिट 1 के नाम से एक कमिश्नरेट है। 13 जो है ये ऑडिट 2 के नाम से है, फिर ऑडिट 3 के नाम से है, ठीक है। उसके बाद जो है अपील की अगर हम बात करें, मुंबई ऑडिट 1 2 3, अगर हाँ नहीं, और इसके अलावा भी है रायगढ़ ऑडिट। रायगढ़ ऑडिट भी एक कमिश्नरेट है, यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर थाने कमिश्नरेट वाला, थाने ऑडिट करके एक कमिश्नरेट है, वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जहां तक बात है अपील की, तो अपील में हम देखते हैं मुंबई अपील 1 एक अपील का कमिश्नरेट है। फिर है अपील 2 नाम से एक कमिश्नरेट है। तीसरा है अपील 3 के नाम से एक कमिश्नरेट है। चौथा है थाने अपील के नाम से एक कमिश्नरेट है। और छठा है रायगढ़ अपील के नाम से एक कमिश्नरेट है। मतलब अपील की अगर हम बात करें तो 5 कमिश्नरेट है। ऑडिट की हम लोग बात करें तो 5 कमिश्नरेट है, 5 5 10 हो गया। और जीएसटी की बात करें तो 11 कमिश्नरेट है। तो 11 5 16 5 21, ये जो 21 कमिश्नरेट है इसमें से कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं
जैसे अभी जस्ट आपका रिजल्ट आया हुआ है, अभी जोन अलोकेशन हो जाता है मुंबई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आएंगे चर्च गेट में अपना जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको देना है, अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो आपको सबमिट करना है, और उसी दिन आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होता है कि आपकी जो हाइट है, जो भी हाइट नोटिफिकेशन में दी गई है वो आपका है कि नहीं है, हाइट चेक हो जाएगा आपका। फिर आपका जो है सीना जो है फुलाने के लिए बोला जाएगा, इतना सेंटीमीटर आपको, कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना जो है एक्सपैंड होना चाहिए, वो चेकअप हो जाएगा। और उसके बाद वॉकिंग के लिए थोड़ा बहुत वॉकिंग करवाते हैं और साइकिलिंग भी थोड़ा बहुत कराते हैं। इन सभी चीजों में किसी को छांटते नहीं है, जनरली उतना हाइट वाइट सब रहता है और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है मैनेज, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कोई आर्मी और उसका जॉब तो है नहीं। क्लियर हो गया। फिर मेडिकल के लिए आपको सीएमओ के पास से करवा के नहीं लाना है, मतलब आपका जो होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां से नहीं लेके आना है, आपको यहीं पर जो हमारा डिपार्टमेंट है जीएसटी ऑफिस, यही आपका मेडिकल करवाएगा और आपको कोई मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल अलॉट कर दी जाएगी, वहां पर आप जाएंगे, 600-700 रुपए आपका खर्चा होगा, वहां पर पूरा दिन का ये मेडिकल चलेगा। आपका मेडिकल चेकअप जो है नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल चेकअप होता है, उस एक फॉर्म रहता है, उसमें आपको मिल जाएगा और शाम तक आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जो आप ऑफिस जाके जमा कर देंगे। मेडिकल हो गया। तो मेडिकल होने के ठीक 1 महीने के बाद, मतलब एटलीस्ट 1 महीना लगता है कि आपको कॉल किया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। जैसे मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, तो अगर आपका मेडिकल जुलाई में होता है तो मान लीजिए कि अगस्त लास्ट तक जो है आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा कि आप आके ज्वाइन कीजिए। और जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा चर्च गेट में, मेडिकल होने के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से। ज्वाइनिंग तो हो गई, ये हो गया मुंबई जोन में ज्वाइनिंग। अब मुंबई जोन से जो कमिश्नरेट का एलोकेट होता है, इसमें भी लगभग 1 महीना लग जाता है, लेकिन आपको सैलरी जो है मुंबई जोन के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, 1 महीने बाद आपको ये 21 कमिश्नरेट में से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मेल आया हुआ था मुझे कि सर किसी को नासिक चाहिए, किसी को पुणे चाहिए, तो उस किसी को औरंगाबाद चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए लास्ट ईयर कोविड के कारण क्या हुआ था कि रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया गया था या कोई दे भी नहीं पाए थे, लेकिन इस साल चूंकि कोविड जो है अभी डाउन है, ज्यादा ये नहीं है, टेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि आप जो है एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। इवन आप एडवांस में भी सीसी के नाम से एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि मैं फलाना जगह पे रहता हूं या फलाना जगह पे मुझे पोस्टिंग चाहिए, या अगर आपको पुणे चाहिए तो उसका एक रिक्वेस्ट जो है एप्लीकेशन के फॉर्म में, नॉर्मल एक एप्लीकेशन लिखना है आपको कि मुझे पुणे जाना है क्योंकि मेरा भाई उधर रहता है, बहन उधर रहती है, परिवार उधर रहता है, कुछ ना कुछ कारण, जो भी आपका जेन्युइन कारण है वो आप दे के एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोशिश 100% की जाती है कि अगर किसी ने पुणे मांगा है, किसी ने औरंगाबाद मांगा है, या किसी ने अगर नासिक मांगा है तो उनको वहां पर भेजा जा सकता है। तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन कब देंगे? मेडिकल फिजिकल होने के बाद वहां पर जो सीनियर टीए होंगे उनसे बात कीजिएगा, उनको आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, रिसीविंग रख लीजिएगा, तो आपका जो भी ये प्रायोरिटी है वो उस कंसीडर किया जा सकता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि जो कमिश्नरेट है, जैसे नाम से समझ में आएगा नहीं आपको, जैसे भिवंडी है, आपने देखा यहाँ पर भिवंडी है, तो भिवंडी का जो हेड ऑफिस है वो भिवंडी में नहीं है, परेल में है। ऐसे ही ये मुंबई सेंट्रल किधर है, मुंबई ईस्ट क्या होता है, मुंबई वेस्ट क्या होता है, लोकेशन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहां पर है? चर्च गेट में है। चर्च गेट में कैडर कंट्रोल है, यहीं पर आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। चर्च गेट एक जगह है मुंबई में, वहां पर जीएसटी भवन के नाम से एक बिल्डिंग है और रेलवे स्टेशन के एकदम बगल में है, तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। एक तो लोकेशन ये हो गया, यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। अब कमिश्नरेट की अगर हम बात करें तो मुंबई सेंट्रल, अगर मुंबई सेंट्रल में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको कहां कहां पोस्टिंग मिल सकती है। देखिए एक तो हो गया चर्च गेट मुंबई सेंट्रल के लिए, दूसरा है बलाड स्टेट, इसका जो कमिश्नरेट का जो डिवीजन है वो है बलाड स्टेट में, तो यहां पर भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। मरीन लाइंस में भी आपको भेजा जा सकता है, मरीन लाइंस भी एक जगह है मुंबई में, और फिर एक लालबाग है, लालबाग में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर मुंबई सेंट्रल कमिश्नरेट आप लेते हैं या आपको अगर मिलता है मुंबई सेंट्रल। अगर हम बात करें मुंबई ईस्ट की, सेकेंड कमिश्नरेट मुंबई ईस्ट का जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। वो लोकेशन है एक परेल में, परेल सेंट्रल लाइन में एक जगह है, और दूसरा है विक्रोली एक जगह है, विक्रोली में आपको भेजा जा सकता है।
फिर परेल 2 मैंने आपको बता दिया। हेड ऑफिस भी परेल में है, डिवीजन भी, डिवीजन 2 ही जगह बैठ रहा है, परेल में या फिर विक्रोली में। तो यहाँ पर अगर आपको मुंबई ईस्ट मिलता है तो ये 2 जगह आपको भेजा जा सकता है। तीसरा कमिश्नरेट जो है उसको देख लेते हैं, मुंबई साउथ वाला। अगर मुंबई साउथ आपको मिलता है तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है नरीमन पॉइंट में। नरीमन पॉइंट एक जगह है मुंबई में, ये गूगल पे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको मुंबई का आइडिया नहीं है तो गूगल पे आप देख सकते हैं। एयर इंडिया बिल्डिंग नाम से एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसी नरीमन पॉइंट में, वहां पर इसका हेड ऑफिस है। और अगर हम बात करें डिवीजन की तो ओल्ड कस्टम हाउस करके जो है, ओल्ड कस्टम हाउस करके एक जगह है, वहां पर भी आपका डिवीजन बैठता है, तो वहां भी आपको भेजा जा सकता है। और एक है चौपाटी, चौपाटी जो है वहां पर भी इसका डिवीजन बैठता है मुंबई साउथ का, तो वहां भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। ये हो गया मुंबई साउथ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मुंबई, नवी मुंबई। मुंबई साउथ हो गया, नवी मुंबई। नवी मुंबई में देखते हैं कहां कहां है। नवी मुंबई में जो मेन ऑफिस है वो है वाशी में। वाशी में क्या है, 17 प्लाजा करके एक बिल्डिंग है, 17 प्लाजा, 17 प्लाजा। और यहां पर जो है डिवीजन बैठता है, हेड ऑफिस भी बैठता है। और कुछ डिवीजन जो है बेलापुर नाम का एक जगह है, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर नवी मुंबई आपकी पोस्टिंग होती है तो। अब चलते हैं पालघर। पालघर नाम से जो एक कमिश्नरेट है, पालघर अगर आपको मिलता है तो कहां कहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। देखिए पालघर नाम तो पालघर है, लेकिन हेड ऑफिस जो है वो बीकेसी में बैठता है। बीकेसी मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बीकेसी जो है ये आपको बांद्रा से भी नजदीक है और कुर्ला से भी नजदीक है, ध्यान रखिएगा। कुर्ला से भी नजदीक है ये और बांद्रा से भी नजदीक। बांद्रा हो गया आपका वेस्टर्न लाइन, कुर्ला हो गया सेंट्रल लाइन से। और इसका जो डिवीजन है वो वसई में बैठता है, वेस्टर्न लाइन में वसई एक जगह है। पालघर में भी कुछ डिवीजन जो है वो बैठता है। फिर बोईसर रोड एक है, बोईसर रोड, बोईसर रोड भी एक जगह है, वहां पर भी बैठता है। नेक्स्ट जो है ये है कचारी रोड, कचारी रोड, कचारी रोड में भी, कचेरी रोड, कचेरी रोड, कचेरी रोड। मतलब अगर आपको पालघर कमिश्नरेट मिलता है, देखिए कहां कहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वसई हो सकती है, पालघर हो सकती है, बोईसर रोड और कचेरी रोड में आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आपको पालघर मिलता है तो। अब नेक्स्ट कमिश्नरेट देखते हैं हम लोग। ये लोकेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि मुंबई तो मिला लेकिन जाना किधर है, तो पता तो होना चाहिए कि कमिश्नरेट कहां कहां है और ऑप्शन क्या क्या है। देखिए रायगढ़ की अगर हम बात करें तो इसका जो हेड ऑफिस है ये है खांडेश्वर में। नवी मुंबई में एक जगह है खांडेश्वर, यहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है और डिवीजन भी आपका यहीं पर बैठता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थाने कमिश्नरेट। थाने के नाम से जो कमिश्नरेट है उसका हेड ऑफिस अभी तक तो दादर में होता था, लेकिन अभी शिफ्ट कर गया है वो थाने में ही। तो थाने में ही इसका एक जगह है वागले स्टेट, वागले स्टेट, वागले स्टेट में जो है इसका मैक्सिमम डिवीजन वागले स्टेट थाने में है, लेकिन एक डिवीजन मीरा रोड में भी है, ये ध्यान रखिएगा। मीरा रोड में भी एक डिवीजन है जो वेस्टर्न लाइन का एक जगह है। मतलब थाने का नाम है थाने कमिश्नरेट सेंट्रल लाइन में, लेकिन वेस्टर्न लाइन में भी एक डिवीजन है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं थाने रूरल। थाने रूरल के नाम से जो कमिश्नरेट है इसको देखिए, इसका हेड ऑफिस है बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और इसका जो डिवीजन है वो थाने में बैठ रहा है और कल्याण में बैठ रहा है। कल्याण सेंट्रल लाइन, थाने भी सेंट्रल लाइन। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं बार बार, जो लोग मुंबई को नहीं जानते उनको, उनके लिए देखिए मुंबई में ना मुंबई लोकल है, और मुंबई लोकल जो है पूरे मुंबई को कवर किया करता है। यहाँ पर 3 लाइन होती है, 3 लाइन मतलब रेलवे लाइन, ये 3 रेलवे लाइन होती है। और ये तीनों रेलवे लाइन के ही आसपास जो है बस्तियां या मोहल्ला बसा हुआ है। ये हो गया सेंट्रल लाइन, ये हो गया वेस्टर्न लाइन और ये हो गया हार्बर लाइन। तो जब भी हम मुंबई में कहीं बात करते हैं तुम किधर रहते हो, तो बस अंदाजा ये लगाते हैं कि सेंट्रल लाइन से कितना दूर हो, हार्बर लाइन से कितना दूर हो, वेस्टर्न लाइन से कितना दूर हो। तो ऐसे ही जो बीकेसी है ये सेंट्रल में एक जगह है कुर्ला और वेस्टर्न में एक जगह है बांद्रा। तो बांद्रा और कुर्ला के बीच में कहीं पर बीकेसी है, तो आप यहां से भी जा सकते हैं और यहां से भी जा सकते हैं। इस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोकेशन जब आप मिलता है तो आपको समझ में आए कि कौन सा हमको लेना चाहिए। चलिए अब चलते हैं ऑडिट कमिश्नरेट को देख लेते हैं। ये 11 हो गया नॉर्मल जीएसटी कमिश्नरेट। ऑडिट 1 जो है, ऑडिट 1 वो है नरीमन पॉइंट में। ऑडिट 1 हो गया नरीमन पॉइंट का एरिया। ऑडिट 2 की बात करें तो ये है कफ परेड,
कफ पैरेड मतलब सीएसटी के आसपास का एरिया है। ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और ये जो है ये है एयर इंडिया बिल्डिंग। एयर इंडिया बिल्डिंग में है ऑडिट 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है ऑडिट 2 और ऑडिट 3 की अगर हम बात करें, अगर आपको ऑडिट 3 मिलता है तो ये है परेल में। परेल एकदम सेंट्रल लाइन का है परेल। ये 3 हो गया आपका ऑडिट के हिसाब से। दूसरा जो ऑडिट रायगढ़ है, ऑडिट रायगढ़ ये बैठता है वाशी में, एक है MTNL का बिल्डिंग। MTNL का बिल्डिंग में जो है वाशी एक जगह है, वहां पर MTNL का बिल्डिंग है, उसी में है। और अगर हम ऑडिट थाने की बात कर ले, ऑडिट थाने जो है वो लालबाग में है। लालबाग में एक जगह है पीरामल चेंबर, पीरामल चेंबर के नाम से एक बिल्डिंग है लालबाग में, वहां पर ऑडिट थाने बैठती है। तो ये हो गई कहानी ऑडिट की। अगर हम बात कर ले अपील की, तो अपील 1 जो है वो लालबाग में है, अपील 1 जो है वो लालबाग में है। अपील 2 जो है वो बीकेसी में है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। अपील 3 जो है वो भी लालबाग में है, लालबाग में है। फिर थाने अपील जो है ये है आपका परेल में, थाने अपील। फिर रायगढ़ अपील जो है वो है आपका बेलापुर में, बेलापुर नवी मुंबई में। तो ये हिसाब किताब हो गया कि ऑफिस का लोकेशन कहां कहां होता है, कमिश्नरेट के हिसाब से और डिवीजन या रेंज के हिसाब से। देखिए ऑफिस में होता क्या, इसको समझते हैं। ऑफिस खैर वो नेक्स्ट चलते हैं। नागपुर जोन बता दिया मैंने। नागपुर जोन में जो है औरंगाबाद कमिश्नरेट है, भोपाल कमिश्नरेट है, दोनों जगह से लोग जाते हैं। तो मुंबई से जाते हैं और भोपाल से भी जाते हैं। मुंबई से जब जाएंगे आप नागपुर जोन, तो औरंगाबाद और नासिक में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और अगर पुणे आपको मिलता है, अगर आपको पुणे मिलता है तो देखिए लोकेशन क्या क्या रहेगा। पुणे में ही गोवा आता है, गोवा में पोस्टिंग हो सकती है आपकी, और पुणे टाउन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और एक जगह है कोल्हापुर, कोल्हापुर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर पुणे मिलता है तो। नासिक जो है वो छोटा सा शहर है नासिक, तो कहीं भी मिलता है तो आप बाइक रख के पूरा नासिक कवर कर सकते हैं। और यही सेम कहानी है औरंगाबाद की, वहां पर भी आप औरंगाबाद में भी आराम से रह सकते हैं। छोटा सा शहर है, एक बाइक रखेंगे और आराम से कवर कर लेंगे। रेलवे लाइन भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग ऑफिस का जो रूपरेखा है। जब आप एंटर करेंगे ऑफिस में, जैसे कमिश्नरेट आपको मिल गया, तो फिर आप कमिश्नरेट से लेके रेंज तक क्या क्या कहानी है देखते हैं। कमिश्नरेट, कोई भी एक कमिश्नरेट ले लीजिए। कमिश्नरेट में क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा। और हेडक्वार्टर जब आपको मिलता है तो वहां पर कौन कौन सा सेक्शन है, एक है एंटी इवेजन, दूसरा सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स मतलब जिसको स्टैट्स बोलते हैं, तीसरा सेक्शन है ऑडिट सेक्शन, ऑडिट सेक्शन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, चौथा है टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, पांचवा है एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन सेक्शन है, छठा है लीगल सेक्शन, लीगल सेक्शन। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है ना कि पोस्टिंग जीएसटी इंस्पेक्टर मतलब फील्ड वर्क, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन में फील्ड वर्क है और कौन सा सेक्शन में फील्ड वर्क नहीं है, क्या काम है उसको मैं समझाऊंगा। देखिए नेक्स्ट है पीआरओ। अगर पीआरओ में आपकी पोस्टिंग होती है तो फिर क्या होता है, ये 7 हो गया। अब चलते हैं आठवां है डिवीजन, मतलब डिफरेंट डिवीजन। डिवीजन जनरली 10 डिवीजन है, किसी किसी कमिश्नरेट में 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन 10 डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए डिवीजन में क्या होगा, रेंज होगा, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, फिर रेंज 4, फिर रेंज 5। ये 5 जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और दूसरा है डिवीजन के ऊपर अगर हम बात करें तो टेक्निकल 1, टेक्निकल 2 और टेक्निकल 3। और नेक्स्ट हो गया एओ या एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर जो है टीए और सीनियर टीए, हवलदार, ये सब यहां पर रहते हैं। ये पूरा ऑफिस का सिनारियो है। आप मान लेते हैं कि आपका पोस्टिंग जो है किसी भी कमिश्नरेट में होता है, तो हेडक्वार्टर में कौन कौन रहेंगे, हेडक्वार्टर में रहेंगे ऑब्वियस है कमिश्नर जो है वो हेडक्वार्टर में रहेंगे, कमिश्नर के साथ में एडिशनल कमिश्नर जो है वो भी हेडक्वार्टर में रहेंगे, कहीं कहीं ज्वाइंट कमिश्नर रहेगा हेडक्वार्टर में। उसके बाद जो है एसी रहेंगे या डीसी रहेंगे। एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी मतलब डेप्यूटी कमिश्नर।
और एडिशनल कमिश्नर और ये हो गया ज्वाइंट कमिश्नर। ये सब लोग कहाँ रहेंगे, हेडक्वार्टर में रहेंगे। डिवीजन लेवल पे हर एक डिवीजन पे कम से कम एक एसी या डीसी रहेंगे, जो कि पूरा डिवीजन का हेड होता है। ठीक है, डिवीजन का हेड एसी या डीसी रहेंगे। और यहाँ रेंज में जो हेड होंगे वो रहेंगे सुपरिटेंडेंट। हर एक रेंज में एक एक सुपरिटेंडेंट रहेगा। टेक्निकल वन, हर एक टेक्निकल सेक्शन में भी एक एक सुपरिटेंडेंट रहेंगे और उनके साथ इंस्पेक्टर रहेंगे। कहीं कहीं 2 इंस्पेक्टर, कहीं कहीं 1 इंस्पेक्टर रहता है। और यहाँ टीए की बात करें तो वो एओ वाला डिपार्टमेंट हो गया। अब चलते हैं कि अगर मान लीजिए पोस्टिंग होती है एई में, एंटी इवेजन में, अगर आपकी पोस्टिंग यहां होती है तो क्या होता है। देखिए, एंटी इवेजन नाम से ही जाहिर है। एंटी इवेजन, इवेजन मतलब चोरी, चोरी को रोकना है, चोरी को रोकना है, एंटी इवेजन। तो चोरी को रोकना है मतलब इनका मेन काम होता है फील्ड वर्क। अगर आपकी पोस्टिंग एंटी इवेजन में होती है तो आपको लगभग समझिए कि 80% फील्ड वर्क है यहां पर और 20% ऑफिस का काम है। ये समझ में आ गया। स्टैटिस्टिक्स में जो है 100% जो है वो ऑफिस वर्क है, डेस्क जॉब बोलते हैं जिसको, डेस्क जॉब हो गया। ऑडिट सेक्शन में भी 100% डेस्क जॉब रहेगा। टेक्निकल सेक्शन डेस्क जॉब रहेगा। एडजुडिकेशन डेस्क जॉब रहेगा। लीगल में क्या होता है, आपको हाई कोर्ट या कोर्ट, जो भी कोर्ट है वहां पर जाना पड़ सकता है। तो इसको बोल सकते हैं आप कि फील्ड वर्क भी हो गया और डेस्क जॉब भी हो गया। पीआरओ जो है वो मैक्सिमम आपका फील्ड जॉब रहता है, फील्ड में ही रहेंगे आप। अब चलते हैं डिवीजन में। डिवीजन में जो ये लोग हैं टेक्निकल 1 2 3, ये डेस्क जॉब होता है, ये ऑफिस में रह के काम करते हैं। ये जो रेंजेस है, रेंजेस में जो है फील्ड वर्क और डेस्क जॉब दोनों रहता है। अभी आजकल एक पीवी करने का जो है वो आ गया है। तो पीवी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे पास आ गया, तो उसके तहत जो है हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि 50% आपका फील्ड वर्क है और 50% आपका डेस्क जॉब है। ये क्लियर हो गया। यहां तक मुझे लगता है कि सब क्लियर हो गया। स्टैटिस्टिक्स नाम से ही जाहिर है, रिपोर्ट बनाना है, स्टैट्स मैनेज करना है। ऑडिट जो है, ऑडिट सेक्शन जो है, ऑडिट सेक्शन में एससीएन वगैरह कुछ आया हुआ है, शोकॉज नोटिस आया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग वाला ही काम है। टेक्निकल सेक्शन नाम से ही जाहिर है, टेक्निकल है तो यहाँ पर भी रिपोर्टिंग ही होता है। एडजुडिकेशन में क्या होता है कि जब आप किसी को, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए काम होता कैसे है। जैसे मान लीजिए रेंज वाला जो है, यहाँ पे मान लीजिए रेंज 5 है, इसने किसी बिजनेसमैन को देखा कि चोरी कर रहा है। ध्यान समझिएगा, बिजनेसमैन को देखा कि चोरी कर रहा है, तो इसने बिजनेसमैन को बोला कि आप इतना जो टैक्स है वो टैक्स आप भर दीजिए, क्योंकि इतना आपके ऊपर लायबल है। लेकिन ये बोलता है, बिजनेस बोलता है नहीं, हम नहीं भरेंगे, हमारा ये लायबिलिटी नहीं होता है। तो फिर रेंज ऑफिसर क्या करेंगे, एक शोकॉज नोटिस बना देंगे। शोकॉज नोटिस अगर जिस लेवल का रहेगा, जैसे अगर एसी लेवल का रहेगा तो जो डिवीजन का हेड है उनके साइन से शोकॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जो है इशू हो जाएगा। अगर मान लीजिए अमाउंट ज्यादा है, एडिशनल लेवल का है, तो इनके लेवल का है तो वहां पर साइन होने चला जाएगा। और अगर इनसे भी ज्यादा कमिश्नर लेवल का है तो कमिश्नर के पास जाएगा वो साइन होने के लिए। तो ये हो गया शोकॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। यहाँ पर इनका काम खत्म हो जाता है, रेंज वाले का शोकॉज नोटिस दे दिया। अब जो है एडजुडिकेशन वाले का काम है कि जो वो शोकॉज नोटिस दिया है उनको एडजुडिकेट करना। वो कौन करेगा, हेडक्वार्टर में जो एडिशनल कमिश्नर के पास जो सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर रहेंगे, या कमिश्नर के पास जो सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर रहेंगे, वो उनको देखेंगे। ये काम हो गया एडजुडिकेशन सेक्शन का। लीगल में वही केस वगैरह जो है वो सब यहाँ पर रहता है। पीआरओ का काम है कि ऑफिस को मैनेज करना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, क्या क्या कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी है, कुछ जरूरत है, ये सबको मैनेज करने का काम पीआरओ का रहेगा। वर्कलोड बता दिया मैंने, फील्ड जॉब बता दिया, मेडिकल फिजिकल बता दिया आपको कि मेडिकल होने के बाद जो है ठीक 1 महीने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल किया जाता है। ये सब हो गया। अब चलते हैं, आपका जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया हुआ है, तो 4-5 प्रश्न लेता हूं मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और जो बैलेंस प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहां तक मुझे लगता है कि लगभग बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं, राहुल राणा जी का प्रश्न है टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आगाज योर जर्नी, उसमें राहुल जी का एक क्वेश्चन है। राहुल राणा पढ़ते हैं, सर OH कैटेगरी के पर्सन के लिए ये जॉब कैसी है। देखिए OH कैटेगरी के लिए भी आप देखिए कि फील्ड जॉब कहां दिख रहा है आपको। फील्ड जॉब यहाँ पर है, एन डिवीजन में है। फिर फील्ड जॉब जो है रेंज में है, वो भी मैंने बताया 50-50 का ही हिसाब किताब है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई सेक्शन में अगर आप OH है तो आपको यहाँ पर दिक्कत
आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये जॉब आप कर सकते हैं। ओएच को फील्ड जॉब देते हैं या डेस्क जॉब? ओएच को फील्ड जॉब अगर लगता है कि वो नहीं कर सकता है, ट्रेवलिंग में दिक्कत आती है, तो जो सुपरटेंडेंट रहेंगे उनके साथ वो उनके कोऑपरेट करते हैं, वो उनको नहीं देते हैं फील्ड जॉब, तो वो डेस्क जॉब पे अपना काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सुपरटेंडेंट के ऊपर या आपके सीनियर के ऊपर। यदि पीडब्ल्यूडी पर्सन को साउथ जोन मिलता है तो क्या वहां ट्रांसफर से नॉर्थ आ सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो है आईजेडटी जो है जोनल ट्रांसफर जो है वो बंद है किसी भी कंडीशन में, और किसी भी जैसे मान लीजिए कोई स्पाउस ग्राउंड है वो भी नहीं हो रहा है, किसी का मेडिकल है वो भी नहीं हो रहा है। पूरी तरह से जीएसटी इंस्पेक्टर को अभी जो है समझिए ट्रांसफर बैन किया हुआ है, आप जोन से दूसरे जोन नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हर्षल पाटिल का, ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर है। हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, समझिए देखिए इसको समझिएगा ठीक से कि आपका जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट है या किसी का एससी एसटी का सर्टिफिकेट दिखाना है या किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिखाना है, तो उसमें आप देखिए जिस भी साल का आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पर नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट मेंशन है, तो उस क्रूशियल डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि हम फॉर्म तो भर देते हैं और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता नहीं है और बाद में हम बना लेते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही ओबीसी सर्टिफिकेट और एससी एसटी के भी साथ है कि आपका सर्टिफिकेट जो है उस क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए। ये हर्षल पाटिल जी का क्वेश्चन है। सूरजो जी कह रहे हैं कि सर डेपुटेशन में सीबीआई ईडी डीआरआई में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, हमारे ऑफिस से हमेशा जो है हर एक साल बहुत लोग सीबीआई में जाते हैं, बहुत लोग ईडी के लिए भी डालते हैं, और डीआरआई में तो बहुत लोग हैं ऑलरेडी वहां पर। प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या है? प्रोसीजर है कि आपका कम से कम प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए, कभी कभी 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगता है, कभी कभी 5 साल का मांगता है, तो वो 5 साल का जो आपका अपार होगा, एसीआर होगा, एक साल में जो अपार भरते हैं एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसमें कम से कम 6 से ऊपर नंबर होना चाहिए, 10 नंबर हाईएस्ट होता है, तो 6 से ऊपर नंबर होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस सही होना चाहिए, कोई विजिलेंस का टेंशन नहीं होना चाहिए, तो आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्राइटेरिया सिंपल है, एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सचिन सागवान जी कह रहे हैं कि सर सुपरटेंडेंट की पावर के बारे में बताइए, थोड़ा अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? देखिए सुपरटेंडेंट की पावर, देखिए यहाँ जो डिवीजन है, डिवीजन के हेड कौन है, एसी या डीसी, तो इनके अंडर जो हाईएस्ट पावर है वो कौन है, सुपरटेंडेंट ही है। सुपरटेंडेंट के अंडर में इंस्पेक्टर होते हैं, तो सुपरटेंडेंट जो चाहे वो अपने रेंज में कर सकता है विद द परमिशन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। गजेटेड पोस्ट है तो ये लेटर भी लिख सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, इनके सिग्नेचर की वैल्यू होती है, तो पूरा पावर जो है सुपरटेंडेंट एंजॉय कर सकते हैं, बट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, ये ध्यान रखना है। सतकृति 79 यादव, मतलब यादव जी नाम होगा इनका, ये कह रहे हैं कि देयर इज जनरल क्वेरी अबाउट व्हाट इफ आई गेट सिलेक्टेड एज जीएसटी इंस्पेक्टर इन यूआर at the time of zone allocation I may not get my first preferred zone in UR but I can get in my respective category. Do they consider my OBC category in zone allocation? Please explain the case of Surinder Nath of OA number this in this order is referred at the time of zone allocation. देखिए इसका ये पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मेरा सिलेक्शन कैटेगरी से नहीं होकर के, जैसे मान लीजिए मैं ओबीसी कैटेगरी वाला हूं और मेरा सिलेक्शन ओबीसी से नहीं होकर के जनरल से होता है, तो क्या जोन एलोकेशन में हमको जनरल माना जाएगा कि ओबीसी माना जाएगा? ये आपका जो मेन प्रश्न है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप ओबीसी हैं, सिलेक्शन जनरल से हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इवन पोस्टिंग तो छोड़िए, आपका जो प्रमोशन होगा वो भी आपको ओबीसी मानते हुए ही होगा। चाहे मान लीजिए कोई एससी एसटी है, वो घुस जाता है जनरल वाले इसमें लिस्ट में, तो ऐसा थोड़ी है कि वो एससी एसटी उसका जो फायदा है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनको हमेशा एससी एसटी कैटेगरी के तहत ही प्रमोशन भी मिलेगा, पोस्टिंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, अगर उनमें टैलेंट है तभी तो वो जनरल में घुस गए थे, इससे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। योगेश शर्मा कह रहे हैं कि सर क्या फर्दर प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल सकता है यूपीएससी के लिए? सर ऐसा कौन सा जोन है जहां एक्सपोजर अच्छा मिल सकेगा, साथ ही फैमिली या पढ़ाई को टाइम दे सकें? देखिए 2-3 क्वेश्चन है। इनका पहला क्वेश्चन है कि यूपीएससी के लिए टाइम मिलेगा, तो देखिए यूपीएससी के लिए टाइम जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा, फील्ड जॉब में जो है मुश्किल रहेगा,
यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत परेशानी आ सकता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल में पोस्टिंग लेते हैं, स्टैट्स में, ऑडिट में, टेक्निकल में, एजुकेशन में, लीगल में, तो यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ये सेक्शन जो है अपना ये पहला चॉइस रख सकते हैं। सेक्शन के बारे में आप एडिशनल कमिश्नर से बात कर सकते हैं। ये हो गया जहां एक्सपोजर अच्छा मिल सके। जोन कौन सा है? जोन जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते। जोन अगर एक्सपोजर की बात करें तो मेरे चॉइस से गुजरात, फिर दिल्ली और फिर मुंबई, ये आपका हायरार्की होना चाहिए। गुजरात जो है वो जीएसटी खासकर जब एक्साइज हुआ करता था तो वो बहुत ही हब हुआ करता था एक्साइज। तो अभी लोगों की चॉइस जो है वो शायद दिल्ली शिफ्ट कर गई है, क्योंकि दिल्ली में आपका कस्टम भी है तो एक्सपोजर भी आपको मिलेगा। और योगेश शर्मा, मेरे ख्याल से नॉर्थ के आप रहने वाले हैं, तो आपके लिए पहला चॉइस जो है अगर जीएसटी लेना चाहते हैं तो दिल्ली आपके लिए अच्छा रहेगा अगर मिलता है तो। दूसरा है कि फैमिली और पढ़ाई को टाइम दे सके। तो ये तीनों चीज नहीं मिलता है। बोलते हैं ना कि भगवान जो है सब कुछ आपको नहीं देगा। अगर एक्सपोजर मिलेगा तो फैमिली को आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वहां पे ज्यादा देना पड़ेगा ऑफिस में, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। और पढ़ाई के लिए भी समय वहां पर थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि अगर आपका जोन बहुत अच्छा मिलेगा तो ऑब्वियस है आपके पास प्रेशर रहेगा। 7 बजे 8 बजे तक आप ऑफिस में रहेंगे, काम करेंगे। सैटरडे संडे भी आपको काम करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साइकिया, पूछ रहे हैं कि सर पावर ऑफ जीएसटी इंस्पेक्टर एंड गुवाहाटी जोन। पावर तो मैंने बता दिया आपको, जीएसटी इंस्पेक्टर का पावर क्या है, जो सुपरिटेंडेंट बोलेंगे वो उनको करना है। और मेन जो फाइल जो पुटअप होती है, जो स्टार्ट होती है कोई भी फाइल, वो इंस्पेक्टर लेवल से ही स्टार्ट होती है। तो ये स्टार्ट करेंगे, फिर सुपरिटेंडेंट के पास जाएगी फाइल, फिर एससीडीसी के पास जाएगी, फिर एडिशनल के पास, फिर कमिश्नर के पास। ये हायरार्की जो है हम लोग फॉलो करते हैं। और कौन सा पावर आप जानना चाहते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। और मोले पॉल कह रहे हैं कि काइंडली सर मेक अ वीडियो ऑन शिलोंग जोन। शिलोंग जोन का दोस्त अभी तक कोई नहीं मिल पाया है, तो किसी का मतलब जो होता है लाइव एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको नॉर्मल जो ऑफिस का जो है हिसाब किताब, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, ये सब मैं बता सकता हूँ। सिर्फ प्रमोशन का मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अगर ये चलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं शिलोंग जोन पे आपको वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन प्रमोशन का मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कोई अभी तक मुझे शिलोंग जोन से नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी इंस्पेक्टर को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कंपेयर करूं तो कौन सा बेस्ट होगा। साइकिया जी का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए साइकिया जी, जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कंपेयर करें तो इनकम टैक्स जो लोगों का पहला चॉइस रहता है, क्योंकि इनकम टैक्स बोलते हैं ना कि सोशल में भी आप देखेंगे तो इनकम टैक्स सुनते ही सब लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये इनकम टैक्स वाला। इवन कई बार तो मुझे मतलब हम लोगों को भी लोग, जैसे मैं जीएसटी बोलता हूँ टैक्स ऑफिसर, तो लोग इनकम टैक्स वाला ही मान के चलते हैं। ये भी कई बार हुआ है। तो इनकम टैक्स का एक्सपोजर ज्यादा है तो इनकम टैक्स ले सकते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाइज भी जो है इनकम टैक्स ज्यादा अच्छा है। डिपार्टमेंट में जो है सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में यूनिफॉर्म नहीं, अदरवाइज इनकम टैक्स को आप नंबर 1 पे दे सकते हैं और जीएसटी को आप नंबर 2 पे दे सकते हैं। सूरजो कह रहे हैं कि 1 जुलाई के बाद जो डीए इंक्रीज होने वाला था, जो मेरा वीडियो था उसका क्या हुआ। देखिए सूरज जी, डीए का जो मीटिंग होने वाला था 26 तारीख को वो हुआ है, लेकिन अभी तक क्लियर कट जो बोलते हैं डीओपीटी क्या होता है, जब मीटिंग में कुछ बातें डिस्कस होती है, फाइनल होता है, तो डीओपीटी जो है वो गाइडलाइन जारी करती है कि हाँ इस गाइडलाइन के तहत अब डीए बढ़ाया जाएगा। तो हालांकि खबर न्यूज में तो है कि बढ़ाया गया है, मतलब जैसे 28% तो हो गया था जो मैंने बताया था मेरी वीडियो में, अभी 3% के लिए भी न्यूज से मालूम चल रहा है कि हाँ हो गई है सहमति। लेकिन ऑफिशियली अभी तक डीओपीटी ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। इसी कारण मेरा वीडियो जो है डीए के ऊपर नहीं आया है। जैसे ही कोई ओएम आता है डीए के ऊपर तो फिर मैं उस वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। उज्जवल आनंद कह रहे हैं कि सीजीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली एंड कोलकाता की वीडियो अपलोड कीजिए। मेरे ख्याल से कोलकाता की वीडियो तो अपलोड है, दिल्ली का मुझे चेक करना पड़ेगा। उज्जवल जी, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, कोलकाता वाला वीडियो आ चुका है, वो देख लीजिएगा। गेमर्स विस्टा, ये गेमर्स विस्टा का जो क्वेश्चन है ये बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने सब कुछ पूछा हुआ है और 10 क्वेश्चन है, तो ध्यान समझिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं देखता हूं इनका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इवन सबके लिए रिलेवेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मुंबई जोन में प्रमोशन कैसा है। अगर मुंबई के बाहर पोस्टिंग हो तो प्रमोशन के बाद क्या मुंबई आना पड़ता है। देखिए 2 क्वेश्चन है। प्रमोशन का क्या हिसाब किताब है, प्रमोशन के हिसाब में बताता हूं मैं आपको कि 2014 का जो एसएससी बैच है वो स्टार्ट हो गया है, खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया है। जो कैटेगरी वाइज है वो हो चुका है, जनरल में भी पोस्टिंग प्रमोशन अभी स्टार्ट हो गया 2014 बैच।
ठीक है। दूसरा है कि मुंबई के बाहर अगर आप पुणे जाते हैं, नासिक जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं तो प्रमोशन के बाद आपको कम से कम 2 साल के लिए आपको यहाँ आना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आपका टर्न आएगा उसमें क्या होता है कि एक टर्न बनती है, लिस्ट बनती है कि अभी अब इनको पुणे जाना है, अब इनका नंबर है पुणे का, अब इनका नंबर है नासिक का, अब इनका नंबर है औरंगाबाद का। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा हो सकता है कि 2 साल से पहले भी आ जाए, तो फिर आप पेरेंट जोन में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कमिश्नरेट में कितना साल रहना पड़ता है? देखिए नॉर्मली जो है ये 2 से 3 साल का, एजीटी जो है वो 3 साल का, नॉर्मली जीएसटी में 3 साल का हो गया है कि 3 साल आप एक कमिश्नरेट में रह सकते हैं, फिर आपका एजीटी होता है, फिर आप ट्रांसफर हो जाता है। सुपरटेंडेंट से एसी बनने में कितना साल लगता है मुंबई में? अगर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ हो तो क्या सिचुएशन होगा? देखिए सुपरटेंडेंट बनने के लिए सिर्फ 2 साल का क्राइटेरिया है, जो कि अभी फास्ट हो रहा है, फटाफट लोग प्रमोशन ले रहे हैं और सुपरटेंडेंट बन रहे हैं। लेकिन सुपरटेंडेंट बनने के बाद जो एसी है वो हो जाता है आईआरएस कैडर, और आईआरएस कैडर में जो है अभी लंबी लाइन है, उसमें आप नहीं कह सकते कि मेरा प्रमोशन 10 साल में हो जाएगा, 12 साल में हो जाएगा, मतलब मैं एसी बन ही जाऊंगा, कुछ नहीं कह सकते। पास्ट का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही गंदा है, वो अच्छा नहीं रहा है कि जब आप 50 साल के होंगे, जब आप 55 साल के होंगे तभी आपको लास्ट प्रमोशन मिलता है और आप एसी डीसी बन जाते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कहना है, कह सकते हैं। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में भी जो है बात जो होती है उसमें क्या होता है कि कुछ पोस्ट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए 500 लोगों को एसी बनाया गया कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में, तो वो जो 500 पोस्ट है सिर्फ पहली बार जिसका पोस्टिंग हुआ ना उनके लिए ही रहता है। वो जैसे ही रिटायर हो जाते हैं या मान लेते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, 2 में से 2 चीज होगा तो वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगा। वैकेंट होने के बाद फिर प्रमोशन से उसको नहीं भरा जाता है। आई रिपीट, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा प्रमोशन हो जाता है कैडर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, एसी बन जाता हूं मैं, एसी बन गया मैं। बनने के बाद अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से मेरा पोस्ट खाली होता है, चाहे मैं रिटायर हो जाता हूं, चाहे मैं, भगवान ना करे ऐसा हो या ऐसा होता है, तो फिर वो सीट तो वैकेंट हो गई। तो फिर क्या होगा कि जो मेरे जूनियर होंगे उनको प्रमोट करना चाहिए उस पोस्ट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पोस्ट मेरे साथ ही खत्म हो जाता है। फिर डायरेक्ट वाले जो एसी है, यूपीएससी वाले, वो वहां पर आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि इस डिपार्टमेंट में एसी एंड एबव वाला जो प्रमोशन है वो ना के बराबर है। सिचुएशन चेंज हो सकता है, होप फॉर द बेस्ट, ऑप्टिमिस्टिक सोचना चाहिए। तो आगे हो सकता है सिचुएशन अच्छा हो तो 10 साल में, 12 साल में हम लोग एसी बन जाए। इनका कुछ क्वेश्चन था इसमें, मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा उनको, ये कोई दिक्कत नहीं है। आई हर्ड दैट द सेपरेट हायरार्की विल बी इंट्रोड्यूस, ये सब नहीं है अभी, कुछ भी ऐसा कुछ भी ट्रू नहीं है। व्हाट अबाउट ऑल इंडिया बेसिस सीनियरिटी लिस्ट, ये देखिए वो सब कुछ मतलब यूनियन जो है ना, खासकर इस डिपार्टमेंट का सबसे मेन कमजोरी क्या है? मैंने अभी जो पहले वाला क्वेश्चन बोला कि डिपार्टमेंट वाइज इनकम टैक्स अच्छा है, क्यों? क्योंकि वहां की जो यूनियन है वो बहुत स्ट्रांग है। इस डिपार्टमेंट का मतलब बोलिए कि एक तरह से क्या कहते हैं, भाग्य खराब है कि यूनियन का जो है यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता है, यूनियन की बात कोई सुनते नहीं है, यूनियन यहाँ पर उतना स्ट्रांग नहीं है। लीव के बारे में इन्होंने पूछा है कि सैटरडे संडे आगे पीछे लीव लिया जाता है, इसको समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ये होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ठीक है। और यहां पर भी हो जाएगा 4 और 3, ये हो जाएगा संडे और ये हो जाएगा सैटरडे। तो ये दोनों हो गया हॉलीडे, सैटरडे संडे ये दोनों हो गया हॉलीडे। तो ये 5 दिन हो गया आपका ऑफिस। तो आप जब छुट्टी लेंगे तो ये 5 दिन का छुट्टी आप डाल सकते हैं। तो जब ये 5 दिन का छुट्टी डालेंगे तो ये 2 दिन भी ऐड हो जाएगा और ये 2 दिन भी ऐड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, टोटल 9 दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी, सिर्फ 5 दिन का छुट्टी डालेंगे। तो आगे और पीछे का जो सैटरडे संडे है वो आपको मिल जाएगा एडिशनल रूप से, लेकिन छुट्टी काउंट होगी सिर्फ 5। ये मेरे ख्याल से इनका यही क्वेश्चन था, यही जानना चाह रहे होंगे। दिवाली के टाइम में लॉन्ग लीव ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सीनियर सुपरटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर कैसे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा आपको छुट्टी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, वर्कलोड कैसा है उस समय में। कुछ जगहों पर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी खराब होता है, ऐसा कितना परसेंट रहता है? देखिए परसेंटेज की बात करें, मैंने अभी लोकेशन बताया आपको, तो लोकेशन वाइज आप समझ जाइएगा कि जो हेड ऑफिस होगा जहां पर भी वो अच्छा कंडीशन में रहता है, लेकिन जो रेंज ऑफिस है, जो डिवीजन ऑफिस है, वो बहुत जगह खराब भी है और बहुत खराब भी है। तो वो परसेंटेज में कुछ नहीं बोल सकते, वही रेंज और डिवीजन जो है वो बहुत खराब रहता है, हेडक्वार्टर का ठीक ठाक रहता है।
अब पूछ रहे हैं कि डीवी और फिजिकल मेडिकल में कितने दिन लगता है। मैंने बता दिया आपको कि डीवी और फिजिकल मेडिकल जो है वो आपका एक साथ होगा और ज्वाइनिंग 1 महीने के बाद, नॉर्मली 1 महीने के बाद आपको ज्वाइन मिल जाए। कमिश्नर्ड अलॉट वो भी 1 महीने का टाइम लेता है। क्या डीए इंक्रीज हुआ है, बता दिया मैंने आपको। सैटरडे वर्क होने से एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। हाँ, सैटरडे अगर आपने काम किया है या छुट्टी के दिन अगर आप आए हैं और ऑफिशियल ऑर्डर निकला हुआ था उसके लिए, ओरल नहीं, अगर ऑर्डर निकला हुआ है तो आप आए हैं तो उसके लिए आप सीसीएल अलग से ले सकते हैं, लेकिन वो 1 महीने के अंदर लेना होता है, ये ध्यान रखना। सैलरी नहीं बढ़ेगी, सैलरी के लिए आपको एक्स्ट्रा जो है नहीं मिलने वाला है। डिटेल्स ऑफ ऑल द सेक्शन मैंने बता दिया आपको, ऑल द सेक्शन का डिटेल। प्लीज मेक अ वीडियो व्हाट काइंड ऑफ वर्क, मेरे ख्याल से वो वर्क भी मैंने बता दिया किसका क्या काम होता है, कैसे होता है। अब चलते हैं आईजीटी स्पॉट ग्राउंड यादव जी का है, ये मैंने बता दिया आपको। ये स्पाउस ग्राउंड या कोई भी ग्राउंड हो, आईजीटी नहीं अभी तक ओपन हुआ है। शिवेन सिंह कह रहे हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर आई कार्ड का फायदा कहाँ कहाँ होता है। आई कार्ड का फायदा क्या लेना चाहते हैं नॉर्मली, तो जहां जहां पुलिस वाले का फायदा होता है वहां वहां आपका भी आई कार्ड जो है काम कर जाएगा, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म होता है तो उससे नॉर्मली लोग जो है आपको पुलिस वाला समझता है, तो आपका सब जगह काम आई कार्ड पे हो जाता है। अभिजीत सिंह कह रहे हैं कि प्रमोशन के बारे में विस्तार से जानकारी दें, सुपरिटेंडेंट तक ही सीमित है कि आगे का भी नहीं। मेरे ख्याल से ये बता दिया मैंने कि प्रमोशन जो है वो सुपरिटेंडेंट अगर आप बन जाते हैं तो ये आपका रहेगा मेन प्रमोशन। उसके बाद का जो प्रमोशन है वो कहना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। कम से कम 10 से 12 साल, कम से कम अगर बहुत अच्छी स्थिति रही तो आपको 10 से 12 साल में एसी बन जाएंगे। हालांकि अभी तक जो सिनारियो है, जो भी अभी प्रमोटी जो एसी बने हैं, मैंने देखा है कि कोई भी 50 साल की एज से पहले वाले एसी नहीं बने हैं, मतलब 50 साल के बाद ही आप एसी बनते आए हैं, अभी तक का जो ट्रेंड है। अब आगे क्या होता है, नया खून जो आप लोग आ रहे हैं, क्या होगा देखते हैं। मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो गया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो गया होगा तो माफ कीजिएगा, मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर दूं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को देखना चाहिए तो उधर आप इसको शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।